मुझे पता है मेरी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, मुझे पता है मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं है, मुझे पता है यहाँ पे लाइट भी अच्छी नहीं है, मुझे पता है मेरा फोन भी अच्छा नहीं है, बट तब भी मैं मांगा कवर करूंगा। तुम्हें देखना है तो पूरी देखना, नहीं तो स्किप कर देना। पर हाँ, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना। देखो, कहानी मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से एनीमे का एंड हुआ था, यानी कि जब जिन्हों ने इग्रिस को अपने शैडो आर्मी का कमांडर बना दिया था एंड देन उसके बाद वो खुद शैडो ऑफ मोनार्क बन गया था। तो मैं वहीं से कहानी को कंटिन्यू करूंगा। अब देखो, अगर तुमने एनीमे नहीं देखा है तो पहले जाकर तुम एनीमे देख लो, नहीं तो तुम्हें आगे का पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो अब देखो, एनीमे का पार्ट शुरू होता है जहाँ पे जिन्वू अगली सुबह उठता है, उसको याद आता है कि उसकी बहन की पेरेंट टीचर मीटिंग है एंड देन वो पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करने स्कूल जाता है एंड वहाँ पे उसकी टीचर से मिलता है एंड टीचर उसको बताती है कि उसकी बहन की एक दोस्त है पर उसने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया है जस्ट टू बी अ हंटर एंड तुम उसको कुछ समझाओ कि वो ऐसा ना करे, उसकी जान भी जा सकती है। देन जब जिन्वू स्कूल से बाहर आता है, उसकी दोस्त से मिलता है एंड वो सोचता है इसको ट्रेन करने का। देन ट्रेन करने का सोच के वो नेक्स्ट ही सीन में उसको एक डंजन के अंदर लेके जाता है जो कि एक सी रैंक डंजन होता है। बट वो डंजन अब कुछ ऐसा वैसा डंजन रहा नहीं। जैसे ही वो डंजन के अंदर एंटर करते हैं उस डंजन का कलर रेड हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं है। अब वो एक ऐसा डंजन बन चुका है कि अब तुम उससे बाहर नहीं जा सकते और बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, मतलब बिना बॉस को मारे अब तुम बाहर नहीं निकल सकते। देखो नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि जिन्वू देखता है कि ए रैंक हंटर भी उस डंजन के अंदर आया है एंड वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को अपनी टीम के अंदर ले रहा है एंड वीक लोगों को वो टीम से बाहर निकाला है ताकि जो वीक लोग हैं उसके रास्ते में रुकावट ना बने। बट नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि उसी की ही आर्मी सबसे पहले मारी जाती है डेविल्स के द्वारा, जो भी तुम कह लो। एंड फिर उसके बाद जिन्वू आता है एंड जिन्वू उन शैडोज को मारता है, यानी कि उन डेविल्स को। एंड उसके पास आ जाती है उसकी दो मेजर शैडोज जिनका नाम तो मुझे नहीं पता, बट यह मेजर शैडो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। नेक्स्ट सीन में हम क्या देखते हैं कि जिन्वू की ये पावर को देखते सिस्टम उसके लिए एक एस रैंक गेट ओपन करता है जिसके अंदर जाते ही जिन्वू अपने पावर को अप कर सकता है, मतलब जो उसकी पावर लेवल है उसको वो अप कर सकता है एंड देन वो होली वाटर बना सकता है जो वो अपनी मोम को पिला के उनको दोबारा जिंदा कर सकता है, जो कि मरने के कगार पे ही चल रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब जिन्वू उस एस रैंक गेट के अंदर जाता है वो लेवल्स अप करता रहता है एंड उसको दो इक्विपमेंट मिल भी जाते हैं होली वाटर के, बट वो बीच में ही उस मिशन को छोड़ के अपना रिवैल्यूएशन कराने आता है एंड देन उसके पास दो इक्विपमेंट्स होते हैं होली वाटर के। देन नेक्स्ट सीन में हम क्या देखते हैं कि जिन्वू अपनी पहचान छुपा के ए रैंक डंजन के अंदर घुसता है एंड वहां जाके वो डेविल से लड़ता है और उनको भी मार के अपनी शैडो आर्मी में भर्ती कर लेता है। बेसिकली वहां एक डेविल होता है, डेविल्स किंग कह लो, वो उसको भी मार के अपनी एक मेजर शैडो एक और ऐड कर लेता है अपनी आर्मी के अंदर। देन नेक्स्ट वो एक और डंजन के अंदर जाता है जहाँ पे उसकी एक फीमेल डेविल से मुलाकात होती है। वो डेविल उसके ऊपर बिल्कुल ही फ्लैट होती है बिकॉज जिन्वू के लुक्स और जिन्वू की पावर इतनी ज्यादा ही होती है कि कोई भी हो जाएगा लड़कों को छोड़। एंड देखो नेक्स्ट क्या होता है कि जब वो उस डेविल किंग से मिलता है, उसको मारता है एंड उसको भी अपनी एक मेजर शैडो बना लेता है एंड उसको वहां पे उस होली वाटर का तीसरा इक्विपमेंट भी मिल चुका होता है एंड देन वो उनको मिला के होली वाटर को बनाता है एंड अपनी मोम को पिलाता है एंड देन उसकी मोम वापस से जिंदा हो जाती है। देन यहाँ पे दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जापान और कोरिया जेजू आइलैंड पे रेड मारने का प्लान बना रहे होते हैं बिकॉज उन्होंने 3 साल पहले भी रेड मारी थी बट वो नाकामयाब हो गए थे एंड अब उनको पता चलता है कि वहां पे जो एंड्स थी उनका म्यूटेशन हो रहा है, वो उड़ना सीख रही हैं और इससे पहले वो कहीं और लोकेट करें हमें उनको वहीं पे मारना होगा। बेसिकली यहाँ पे कोरिया एंड जापान के हंटर्स मिल के जाएंगे और उनको डंजन को बंद कर देंगे, यानी कि उस एंड बॉस को हरा देंगे। बट यहाँ पे कोरिया का यानी जापान का प्लान कुछ और होता है कि वो कोरिया के सारे हंटर्स को पहले ही मरवा देंगे। बेसिकली यहाँ क्या होता है कि जापान की प्लानिंग उन पे ही भारी पड़ जाती है बिकॉज जो एंड का बॉस होता है बीरू, वो उन पे ही अटैक कर देता है सबसे पहले, यानी कि वो सबसे पहले जापान के हंटर्स को मारता है, उसके बाद वो कोरिया के भी हंटर्स को मार देता है। बट यहाँ पे एंट्री होती है संग जिन्वू की, जो उस एंड बॉस को मार के उसको अपनी एक और मेजर शैडो बना लेता है एंड अपनी आर्मी में ट्रांसफर कर देता है। अब देखो यहाँ पे ये जो रेड है वो पूरी दुनिया में ऑनलाइन चल रही होती है, मतलब पूरी लाइव। अब जिसको देख के कुछ लोग जिन्वू को हेट भी करते हैं और कुछ लोग जिन्वू को प्यार भी करते हैं। अब हेटर्स का कहना ये होता है कि वो पहले क्यों नहीं आया, अगर वो पहले आ जाता तो काफी ज्यादा लोगों की जान बच जाती।
देखो बेसिकली हेटर का कहना ये होता है कि जिन्वू पहले क्यों नहीं आया और उसने क्यों हम सबको नहीं बचाया, लाइक जो हंटर्स मरे हैं उनको क्यों नहीं बचाया। अब देन यहाँ पे नेक्स्ट सीन क्या होता है कि जो अमेरिका है वो जिन्वू को खुद कॉल करते हैं, उसको डील देते हैं कि तुम हमारे लिए लड़ो, ये वो फलाना ढिमकाना। बट जिन्वू साफ साफ मना कर देता है बिकॉज वो एक बड़ा आदमी बन चुका था और वो अपनी गिल्ड बना चुका था जिसके अंदर सिर्फ 2 ही मेंबर होते हैं, ज्यादा नहीं होते। देन जिन्वू एक डंजन के अंदर जाता है जहाँ पे वो डेविल बॉस को मारता है और वहां पे उसको एक रिवॉर्ड मिलता है, एक डबल डंजन की। मतलब उस डबल डंजन की से एक डबल डंजन ओपन होगा। जैसे तुम्हें याद होगा कि पिछले सीजन में लाइक सीजन 1 के अंदर हमें दिखा था कि एक डबल डंजन ओपन हुआ है जिसके अंदर जिन्वू की लगभग डेथ ही हो गई थी। सो वैसा ही कुछ। अब देखो क्या होता है कि जिन्वू नेक्स्ट टाइम अपनी गिल्ड के साथ रेड पे जाता है जिसमें सिर्फ 2 ही मेंबर हैं और एक कमांडर है। और उसकी यहाँ जरूरत क्या है, क्योंकि जिन्वू है तो जरूरत क्या है। तो यहाँ पे वो जब उस रेड के अंदर जाते हैं, डंजन के अंदर मारते हैं, उन डेविल्स को मारते हैं, तब जाके जिन्वू उस की को यूज करता है, उस डबल डंजन की को। एंड देखो यहाँ पे क्या होता है, वो डबल डंजन ओपन होता है और जिन्वू उसके अंदर जाता है एंड वो किससे मिलता है, गेस करो। कर लिया? वो मिलता है आर्किटेक्टर से जिसने पूरा सिस्टम बनाया है। अब जिन्वू उससे कुछ सवाल पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये वो। अब पर यहाँ पे आर्किटेक्टर उसकी कुछ ना सुनते हुए वो उसको ऐश बोन का वेसल बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर देता है। बट यहाँ पे ऐश बोन को उसकी बॉडी चाहिए ही नहीं होती है, बल्कि वो जिन्वू को अपनी सारी पावर्स ही दे देता है। लाइक अपनी ब्लैक हार्ट की पावर जिन्वू को दे देता है। एंड यहाँ पे आर्किटेक्टर समझता है उसके साथ धोखा हुआ है। अब वो क्या धोखा है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड यहाँ पे जब आर्किटेक्टर जिन्वू को मारने का सोचता है, पर यहाँ पे जिन्वू आर्किटेक्टर को खत्म कर देता है। देन दूसरी साइड जापान पे एक एस रैंक गेट ओपन हो जाता है। अब वहाँ पे जिन्वू तो था नहीं, बट जापान एक रशिया से एक हंटर हायर करता है जो कि काफी ज्यादा पैसे डिमांड करता है और उसको वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी कहते हैं। वैसे तो अपना जिन्वू है बट मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। बट यहाँ पे वो काफी ज्यादा पैसे डिमांड करता है एंड जब वो लड़ने आता है तो पहले मूवमेंट पे ही मारा जाता है, ले मुझ दिया तेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पे। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे जिन्वू आता है एंड वो उस डंजन के अंदर जाता है, वहां पे डेविल से लड़ता है, उनको मारता है एंड वो वहां क्या देखता है कि वहां पे मोनार्क को बिगनिंग कैद होता है, बट वो उसको छुड़ाता नहीं, उसको ही खत्म कर देता है। द नेक्स्ट सीन में हम क्या देखते हैं कि वोंग आ चुका होता है जिसके भाई को जिन्वू ने मारा था, जिसकी गर्दन काटी थी। एंड वोंग की गिल्ड में एक बंदा काम करता है थॉमस, तो वो थॉमस को वार्निंग देता है कि तुम्हें जिन्वू को कुछ भी नहीं कहना। बट यहाँ क्या होता है कि थॉमस जिन्हो को किडनैप कर लेता है, यानी कि जिन्वू के दोस्त को किडनैप कर लेता है एंड उसको काफी टॉर्चर करता है, लाइक मतलब मार हिट देना चाहता था वो उसको। बट यहाँ पे सही टाइम पे जिन्वू आता है, उसको बचा लेता है एंड थॉमस को अपनी शैडो ही बना लेता है, मतलब एक मेजर शैडो बना लेता है बेसिकली। देन यहाँ पे वोंग अपनी पूरी गिल्ड उठा लाता है जिन्वू से लड़ने के लिए और यहाँ पे क्या होता है कि वो फिर से जिन्वू के हाथों पेला जाता है। मतलब यहाँ पे ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई बड़ा हंटर कोई कुछ नहीं टिक सकता इस बंदे के हाथ में, बिकॉज इसके पास ऐश बॉर्न की पावर है। अब ऐश बॉर्न कौन है तुम्हें बाद पता चलेगा। अब तो बेसिकली अब दुनिया भर से यहाँ पे खबर आ रही होती है कि दुनिया के 2 बहुत बड़े हंटर मारे जा चुके हैं, जिनमें से हमारे हंटर वो भी होते हैं जिनको मारने खुद एक मोनार्क आया होता है। मोनार्क को फ्रोस्ट बोन से लड़ते हैं बट एंड में वो मारे जाते हैं। एंड देन जिन्वू उन्हें नहीं बचा पाता सही टाइम पे आके, बट वो मरते मरते जिन्वू कहते हैं कि तुम्हें ह्यूमैनिटी की साइड ही लेनी है। द नेक्स्ट सीन में हम क्या देखते हैं कि जिन्वू अपनी नई हंटर गर्लफ्रेंड के साथ मूवमेंट्स बना रहा होता है, यानी कि मूवमेंट्स क्रिएट कर रहा होता है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू, जो भी तुम सोच सकते हो, मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है। देन यहाँ पे दुनिया भर में 9 बड़े गेट्स ओपन हो जाते हैं जिनसे बाहर निकलते हैं मोनार्को बीस्ट, फ्रोस्ट एंड प्लेग्यू। अब देखो जिन्वू उनसे लड़ता है एंड वो यहाँ पे मोनार्को प्लेग्यू को तो खत्म कर देता है, पर मोनार्को बीस्ट एंड फ्रोस्ट उसको खत्म कर देता है। लिटरली इग्रिस के बाद कोई बंदा आया है जिसने इसको पेला है, नहीं तो ये अभी तक सबको पेले जा रहा था। एंड यहाँ पे जिन्वू अपनी टेक्निक ब्लैक हार्ट यूज करता है और वो वहीं पहुंच जाता है जहां वो सबसे पहले पहुंचा था, यानी कि हॉस्पिटल के बेड पे जहां से उसने अपनी लाइफ शुरू करी थी। यहाँ बेसिकली अभी उसकी दूसरी लाइफ थी, अब वो यहीं से अपनी दूसरी लाइफ शुरू करता है एंड इस लाइफ के अंदर वो काफी ज्यादा लोगों को बचाता है, यानी कि जितने भी लोग थे वो उन सबको बचाता है, अच्छे काम करता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि जो उसकी शैडोज थी वो उसके साथ ही थी, मरते टाइम भी और बेड पे उठते टाइम भी उसके साथ ही थी, उसकी पावर सारी। अब देखो नेक्स्ट सीन क्या होता है कि उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि कैन यू रीस्टार्ट द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड को रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आता है। जिन्वू मना करता है बट वो नोटिफिकेशन उसको आ जा रहा था बिकॉज वो खुद ऐश बॉर्न भेज रहा था उसको। एंड अब ये मोनार्क या रूलर क्या है मैं अब तुम्हें बताता हूँ। देखो
इस दुनिया में सिर्फ एक चीज एग्जिस्ट करती थी, एब्सोल्यूट बीइंग। देखो एब्सोल्यूट बीइंग ने डार्कनेस से मुनाक बनाए, ब्राइटनेस से रूलर्स बनाए। अब देखो रूलर्स ने रूलर्स को कहा कि तुम अर्थ को क्रिएट करोगे, मोनार्क होगा तुम अर्थ को डिस्ट्रॉय करोगे। अब यहाँ पे इन दोनों की भिड़न होती रहती थी, रूलर्स एंड मोनार्क्स की। बट एक दिन तंग आके एक रूलर एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता है और बोलता है कि हमें थोड़ी सी पावर दे दो, हम इन मोनार्क्स को पेल देंगे। बट एब्सोल्यूट बीइंग उसकी जवाब का कोई भी आंसर नहीं देता है एंड चुपचाप बैठा रहता है। तो उसको समझ आता है कि हम इसके लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। तो वो एब्सोल्यूट बीइंग को मारने का सोचते हैं एंड देन काफी ज्यादा रूलर्स के लिए एक्सेप्ट भी हो जाते हैं। बट एक रूलर उनमें से एक होता है जो कि इस बात को नहीं मानता एंड बाकी सारे रूलर मिलके उसी रूलर को मार देते हैं। एंड देन एब्सोल्यूट बीइंग समझ जाता है और वो अपने सबसे वफादार रूलर को पहचानता था कि वही है जिसने मना किया था एब्सोल्यूट बीइंग को मारने से। एंड यहाँ पे एब्सोल्यूट बीइंग उस रूलर के अंदर अपने सबसे वफादार मोनार्क ऐशबॉर्न को वापस जगा देता है अपनी पावर लगा के। एंड ऐशबॉर्न की पावर इतनी थी कि वो सारे रूलर्स एंड मोनार्क में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोनार्क था। एंड यहाँ पे वो जब उसको वापस जिंदा करता है पर ऐशबॉर्न लेट हो जाता है, बाकी सारे रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग को मार चुके थे। एंड यहाँ पे ऐशबॉर्न बदला देता है रूलर से भी और मोनार्क से भी। बेसिकली वो मोनार्क की साइड होकर रूलर्स को ही मारने लगता है एंड यहाँ पे काफी सारे रूलर्स को मार भी देता है। देन नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि उसी की शैडो आर्मी में से बहुत सारे मोनार्क उसे डरने लग जाते हैं कि कहीं ये ऐशबॉर्न हमें ना मार दे, एंड क्योंकि उसकी पावर ही इतनी ज्यादा थी एंड वो उस पर ही हमला करने का सोचते हैं लिटरली। अब तुम खुद सोचो, तुम एक बॉस पे हमला करो जो ऑलरेडी तुमसे ज्यादा पावरफुल है। एंड देन यहाँ पे क्या होता है कि ऐशबॉर्न उन्हें भी पेलना शुरू कर देता है। कुछ मोनार्क तो डर के भाग जाते हैं और कुछ को वो मार देता है। अब यहाँ पे जब वो ऐशबॉर्न उनसे लड़ रहा होता है तब रूलर्स उसके पास आते हैं एंड देन रूलर्स उससे माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दो। अब यहाँ पे ऐशबॉर्न भी यहाँ इस पॉइंट तक थक चुका था कि रूलर्स ने भी ट्राई कर दिया, मोनार्क से भी ट्राई कर दिया और खुद तो एब्सोल्यूट बीइंग रहा भी नहीं। सो वो खुद थक जाता है बट वो एक डिसीजन लेता है कि वो इन मोनार्क्स को मार करेगा जो इसके खिलाफ हो रहे थे। देन वो इस साइड अब रूलर की साइड हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्या होता है, जो बच्चे कुछ रूलर्स होते हैं वो अर्थ को क्रिएट करते हैं एंड वहां पे वो फाइट कराते हैं रूलर्स एंड मोनार्क्स की, और उनकी फाइट के बीच में अर्थ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड देन वो फिर यूज करते हैं द कप ऑफ रेनकार्नेशन, जिसकी मदद से वो टाइम को रिवाइंड कर सके एंड अर्थ को बिल्कुल नया बना सके। एंड फिर से वही होता है, यहाँ पे रूलर्स और मोनार्क की फाइट होती है एंड फिर से वो मारे जाते हैं, फिर से अर्थ डिस्ट्रॉय होती है। यही प्रोसेस करने के बाद वो जब लास्ट बार कप ऑफ रेनकार्नेशन को यूज करते हैं तब वो कुछ सोचते हैं कि हम अर्थ पे डंजन्स को ओपन करेंगे एंड कुछ ह्यूमैनिटी को छोड़ेंगे एज अ वेसल ऑफ रूलर्स। एंड जो गो मरे थे, जो हंटर गो मरे थे वो भी एक वेसल थे रूलर के, एंड जो हंटर मरा था वो भी एक वेसल था रूलर का, जिनको खुद मोनार्क्स मारने आए थे एंड इसलिए ही मोनार्क उनको मारने आए थे। अब तुम शायद थोड़ी बहुत स्टोरी समझ रहे हो। अब देन क्या होता है कि रूलर्स को तो वेसल मिल जाते हैं बट ऐशबॉर्न को वेसल नहीं मिलता बिकॉज वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि कोई उसकी पावर हैंडल ही नहीं कर पाता। बट यहाँ पे जो आर्किटेक्टर होता है वो ऐशबॉर्न को अप्रोच करता है कि मैं तुझे वेसल दिलाऊंगा बट उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए और वो है इमोर्टैलिटी। अब देखो इमोर्टैलिटी का बदला लेके यहाँ पे आर्किटेक्टर उसके लिए एक वेसल ढूंढता है जो कि जिन्वू होता है एंड इसलिए आर्किटेक्टर समझता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। बेसिकली ऐशबॉर्न उसकी बॉडी लेने से मना कर देता है एंड यहाँ पे वो आर्किटेक्टर को ही खत्म कर देता है जिन्वू। देन नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जब ऐशबॉर्न उसे नोटिफिकेशन भेजता है कि आप वर्ल्ड को रिस्टार्ट कर सकते हैं नहीं, और बाबा भेजता रहता है और ऐशबॉर्न फिर उससे पूछता भी है कि क्या तुझे इसी वर्ल्ड के अंदर रहना है या फिर तुझे वहां जाना है जहाँ पे तू मोनार्क से मरते हुए मारा गया था। तो यहाँ पे जिन्वू क्या कहता है, सिर्फ एक वर्ड, अराइज, और वो वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसको मारा गया था मोनार्क को बीस्ट एंड फ्रोश द्वारा। बट वहां पे वो जिंदा होकर क्या देखता है कि उसका बाप उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बेसिकली यहाँ बाप की एंट्री हो जाती है एंड उसकी भी बैक स्टोरी हमें बताई जाती है कि यहाँ पे जो उसका बाप है वो एक डंजन में कैद हो गया था बेसिकली लड़ते हुए। एंड देन वो उस डंजन में कैद हो गया एंड रूलर्स ने उसको अप्रोच किया था कि हम तुझे सेकंड चांस देंगे बट अगर तू हमारी साइड से लड़ेगा यानी कि मोनार्क्स को मारेगा। बट उसे पता चलता है कि उसका बेटा ही शैडो ऑफ मोनार्क है जो कि रूलर्स का ही फायदा करा रहा है मोनार्क्स को मार के। देन वो उसको सेकंड चांस देते हैं और बोलते हैं जा तू अपने बेटे को बचा। देन वो बट यहाँ पे एक बुरी चीज होती है कि जिन्वू का बाप बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है तो वो लगभग मर ही जाता है। बट यहाँ पे कुछ इमोशनल सीन्स होते हैं। यहाँ पे जिन्वू उठता है, मोनार्क को बीस्ट एंड फ्रोश को खत्म कर देता है एंड देन वो थॉमस के साथ एक डंजन में जाता है जहाँ पे रूलर्स एंड मोनार्क्स की बहुत तगड़ी बैटल होती है एंड वहाँ पे वो सारे मोनार्क्स को लगभग खत्म कर देता है।
देन वो रूलर्स के पास जाता है एंड में, एंड वो उनसे अपील करता है कि तुम लास्ट बार कप ऑफ रेनकार्नेशन को यूज करो एंड अर्थ को दोबारा रिवाइंड करो। देन रूलर्स उसकी ये बात मान लेते हैं एंड जिन्वू वहां उठता है जहां उसके डैड उसके कमरे में होते हैं। एंड देन जिन्वू 27 सालों के लिए उनसे दूर हो जाता है बिकॉज उसके पास उसका सब कुछ है, लाइक ऐशबोर्न की पावर, ऐशबोर्न की पूरी शैडो आर्मी और उसके पास खुद की भी शैडोज। तो वो जाता है 27 सालों के लिए दूर होता है, उन 27 सालों के अंदर जितने भी मोनार्क्स बचे हुए होते हैं उन सबको खत्म कर देता है लिटरली। देन वो वापस आता है, कुछ टाइम अपनी फैमिली को देता है, कुछ दोस्तों को देता है। देन यहाँ पे बेसिकली ऑफिशियल स्टोरी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, नहीं आई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं और बात करूँ।